आज अपन बात करने वाले हैं पाइथन। ये जो वन शॉट होने वाला है या एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनकी पाइथन फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है और जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी पढ़ी नहीं है। एंड आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, काफ़ी कुछ एडवांस भी टॉपिक देखेंगे एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है थ्रू आउट द कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो, अगर आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैं आपको कुछ बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बना सकते हो, आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो एंड आप क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी काम कर सकते हो एंड आप डेवऑप्स इंजीनियर्स भी बन सकते हो। मतलब थ्रू आउट इधर डेटा साइंस भी ऐड कर लो, आप डेटा साइंस के अंदर भी काम कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो एक पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके काफ़ी ज़्यादा रास्ते खोल देती है थ्रू आउट योर डेवलपमेंट जर्नी। आपके डेवलपमेंट जर्नी के अंदर साइबर सिक्योरिटी में जाओ या फिर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाओ या क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जाओ, डेटा साइंस के अंदर जाओ, मशीन लर्निंग के अंदर जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जाओ, सब में आपको पाइथन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है। तो चलो पाइथन की बात तो कर ली, अब जल्दी से चालू करते हैं कि चलो पाइथन तो हो गया। अब पाइथन के बाद बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अपन इतनी देर से बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। पाइथन एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब चलो सबसे पहले बात है कि यार अगर अपन सही में सोचे, रियल लाइफ में सोचे, एक और चीज़ है, जितना ज़्यादा आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रियल लाइफ से जोड़ोगे उतना ज़्यादा ही आपको फन लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइथन क्या है। मेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उसको समझते हैं। पाइथन एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है उसको समझते हैं। ये मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर को मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें 3+2 को क्या करना है, ऐड करना है। अब मेरे कंप्यूटर को 3+2 नहीं पता। डिड यू नो, मेरे कंप्यूटर को 3 क्या होता है, प्लस क्या होता है, 2 क्या होता है नहीं पता। तो कंप्यूटर को क्या पता है, कंप्यूटर को 0 1 0 1 1 0 1 1 ये पता है। कंप्यूटर हर चीज़ को 0 या 1 की फॉर्मेट में समझता है, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो ये 3+2 एज अ ह्यूमन मैं समझती हूँ, मेरा कंप्यूटर 0 1 0 1 0 1 समझता है। तो इन दोनों के बीच में एक हाई लेवल लैंग्वेज आती है। इन दोनों के बीच में क्या आती है, हाई लेवल लैंग्वेज आती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज एक इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल 3+2 में पाइथन में कोड लिखूंगी, जो मैं पाइथन का कोड लिखूंगी वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मेरे को वो इंग्लिश के अंदर दिख रही है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोड एडिटर जिसमें अपन कोड लिखने वाले हैं उसको वो कैसे दिखेगी, बाइनरी में दिखेगी। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को किसके अंदर दिखेगी, बाइनरी 0 1 की फॉर्मेट में दिखेगी, और ऐसा ह्यूमन मुझे कैसे दिखेगी, इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर दिखेगी। तो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। मुझे बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया हाई लेवल लैंग्वेज का? अगर नहीं आया तो प्लीज़ कॉमेंट करना, अपन नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर और डिटेल वर्जन लेकर आएंगे हाई लेवल लैंग्वेज का। तो पाइथन क्या है, एक मशीन, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज अपन इसी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चलो बात करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर बेसिक से पढ़ा जाए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा जाए, तो आता है टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। अब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग को ही अपन क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लाइन ऑफ कोड लिखा, अभी तक अपन ने कोडिंग सीखी नहीं है इसलिए मैं ऐसी लाइन ऑफ कोड लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा। अब इस लाइन ऑफ कोड के अंदर एक छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होने वाली है जिसको अपन बोलते हैं टोकन। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आप सेंटेंस बनाते हो, माई नेम इज़ प्रांशी। अब माई नेम इज़ प्रांशी में माई क्या है, नेम क्या है, इस क्या है, प्रांशी क्या है। सबसे पहले तो ये क्या है, सारे अल्फ़ाबेट है। दूसरा क्या है, माई क्या है, एग्जेक्टिव है, प्रांशी क्या है, एग्जेक्टिव है या नाउन है, ठीक है। ये सब क्या है, एक तरीके के सेंटेंस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉलेस्ट वर्ड को लेके, एक छोटा छोटा वर्ड्स को लेके क्या बनाया अपन ने, एक सेंटेंस बनाया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स को मिक्स करके अपन इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग। जब आप कोडिंग करते हो तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ों से मिलके जो कोडिंग बनता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, टोकन बोलते हैं। अब टोकन को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, टोकन आता है कीवर्ड। अब कोई इमेजिन कर सकता है कीवर्ड किसको बोलते हैं, कीवर्ड होता है प्री
स्पेशल वर्ड और प्री रिजर्व्ड वर्ड। अब प्री रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने पाइथन बनाई उन्होंने इफ़ को एक काम दिया, ठीक है। जिन्होंने प्रोग्रामिंग बनाई उनने ब्रेक को एक काम दिया, ठीक है। जिन्होंने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उन्होंने एल्स को भी काम दिया। अभी तक आपको ये इफ़, ब्रेक, एल्स नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन थ्रू आउट द कोर्स इसको पढ़ने वाले। तो कीवर्ड क्या होता है? एक प्री डिफाइंड, ये एक स्पेशल वर्ड है। जिन्होंने प्रोग्रामिंग बनाई उन्होंने इफ़ को, ब्रेक को, एल्स को और ऐसे काफ़ी डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, इनको एक काम दिया, इनको एक ऐसा काम दिया जो सिर्फ ये यही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ का जो काम है, फॉर एग्जांपल इफ़ काम करता है कपड़े उठाने का, तो ये सिर्फ कपड़े उठाने का काम ही करेगा। ब्रेक काम करता है कपड़े सुखाने का, तो ये सिर्फ कपड़े सुखाने का काम करेगा। एल्स अपना काम करता है कि छत से कपड़े लाने का, तो एल्स का काम क्या रहेगा? सिर्फ छत से कपड़े लाने का। मैं एज अ इंडिविजुअल इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, इनका जो काम है ये सिर्फ वही करेंगे। और एक और बात, कीवर्ड का मैं नाम भी चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, इफ़ को मैं एफ आई नहीं कर सकती, ब्रेक को मैं के ए ई आर बी नहीं कर सकती, एल्स को मैं ई एस एल ई नहीं कर सकती। तो क्या है, कीवर्ड्स एक ऐसी वर्ड्स है, एक ऐसे स्पेशल वर्ड्स है, एक ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड्स है जिनका काम और नाम दोनों फिक्स है। मुझे बताओ समझ में आया? थ्रू आउट जब अपन कोडिंग पढ़ेंगे तब आप इफ़, ब्रेक, एल्स देखोगे एंड उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। सेकंड टोकन क्या होता है? सेकंड टोकन होता है मेरा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को रियल लाइफ से, जितना कोडिंग को रियल लाइफ से जोड़ोगे उतना ज़्यादा ही कोडिंग फन लगेगी, उतनी ज़्यादा ही कोडिंग क्या लगेगी? फन लगने वाली है। तो सेकंड अपन बात करते हैं आइडेंटिफायर। मैं हूँ, आप हो, आपके फ्रेंड है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, इन सब का एक नाम है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में भी अपन कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं कैलकुलेटर का एक नाम रखूँगी। प्रोग्रामिंग के अंदर आपको किसी का भी नामकरण करना है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? आइडेंटिफायर। उसको क्या बोलते हैं अपन? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या हो गया? एनी नेमिंग वर्ड इन अ प्रोग्रामिंग, एनी नेमिंग वर्ड इन प्रोग्रामिंग, वो आप लिख लेना। फॉर एग्जांपल, मुझे प्रोग्रामिंग में कैलकुलेटर बनाना है तो इसका मैं जो नाम रखूँगी वो क्या होगा? आइडेंटिफायर, ठीक है। मुझे कुछ भी कोडिंग करनी है उसका जो नाम होगा उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके रूल्स की। अब इसमें रूल्स होते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना, इसके रूल्स होते हैं। आप कभी भी किसी का नामकरण करोगे, फॉर एग्जांपल मैं जब पैदा हुई, मेरे घर वालों ने मेरा नाम मैं जिस मंथ में पैदा हुई उसके अकॉर्डिंग रखा, तो एक रूल्स है। अपन एज अ ह्यूमन बीइंग अपना जब नामकरण हुआ उसका भी एक रूल हुआ। तो आइडेंटिफायर भी, पाइथन भी एक ऐसा ही है, इसमें भी अपन को रूल के साथ ही नामकरण करना होता है, इसी के साथ अपन को नामकरण करना होता है। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप या आइडेंटिफायर का नाम ए से जेड से चालू कर सकते हो, मतलब कैपिटल ए या कैपिटल जेड से किसी में भी चालू कर सकते हो, या स्मॉल ए से जेड से चालू कर सकते हो, या अंडरस्कोर से चालू कर सकते हो। कोई भी आइडेंटिफायर का नाम कैपिटल ए से जेड के बीच में चालू हो सकता है, ए से, स्मॉल ए से जेड से चालू हो सकता है, या अंडरस्कोर से चालू हो सकता है। दूसरा रूल रहे है कि आप कोई भी स्पेशल सिंबल, फॉर एग्जांपल @, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर, इक्वल्स टू, ये आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो। आप कभी भी किसी के नाम में स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हो। तीसरा रूल ये है कि आप नंबर ऐड कर सकते हो, आप कितना भी नंबर रख सकते हो, लेकिन कभी भी नंबर को, आइडेंटिफायर का नेम नंबर से चालू नहीं होगा। आप फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3 ये आप नाम रख सकते हो, लेकिन 1 2 3 ABC नाम नहीं रख सकते, क्योंकि आइडेंटिफायर का नेम किससे चालू होगा? या तो कैपिटल ए से जेड के बीच में, स्मॉल ए से जेड के बीच में, या अंडरस्कोर से। गॉट इट। और एक और रूल ये है, काफ़ी बेसिक है, अभी अपन ने पढ़ा है, कोई भी आइडेंटिफायर का नाम आप कीवर्ड नहीं रख सकते। मुझे बताओ समझ में आया? कोई भी आइडेंटिफायर का नाम आप कीवर्ड नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कीवर्ड क्या होते थे? कीवर्ड एक वो होता था, एक ऐसे प्री डिफाइंड या स्पेशल वर्ड होता था जिसका काम और नाम दोनों क्या है? फिक्स है, जिनका काम और नाम दोनों क्या है? फिक्स है। तो आप कीवर्ड नहीं रख सकते। आप अपने आइडेंटिफायर का नाम कभी भी नंबर से चालू नहीं कर सकते हो, आप स्पेशल सिंबल ऐड नहीं कर सकते, और आप हमेशा अगर नाम चालू करोगे तो आप कैपिटल ए से जेड, फॉर एग्जांपल BCD आप ये रख सकते हो, स्मॉल कैपिटल BCD भी रख सकते हो, या अंडरस्कोर BCD भी रख सकते हो।
कोई इशू। ये क्या है, अपना सेकंड टोकन है। मुझे बताओ समझ में आया टोकन्स क्या होते हैं? टोकन में अपने 2 टोकन पढ़े, सबसे पहला है कीवर्ड, सेकंड है आइडेंटिफायर, थर्ड होने वाला है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, अगर जो भी अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, विद इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन जो भी कोड लॉजिक लिखने वाले हैं वो कैसे लिखने वाले हैं, ऑपरेटर की हेल्प से लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे a+b करना है या 1+2 करना है, तो प्लस क्या है मेरा ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं अपन ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं अपन ऑपरेटर। ऑपरेटर डिफरेंट तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अब इसमें अपन कोडिंग के थ्रू चलते हैं, ठीक है। अब कोडिंग के थ्रू चलते हैं। आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप VS स्टूडियो कोड इंस्टॉल करो, आपको इधर मिलेगा पाइथन, आप एक्सटेंशन पे पाइथन लिखना, पाइथन में आपको मिलेगा मेरा शायद नेट स्लो है। पाइथन में आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहले जो पाइथन का एक्सटेंशन दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे अभी इंस्टॉल का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप फिर इसमें जाओगे तो आपको इधर इंस्टॉल या इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। फिर जब भी आप पाइथन की फाइल बनाओगे तो आपको .py एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। अब .py एक्सटेंशन क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोडिंग लिखने वाले हो तो आपको कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो। तो .py से मेरा कंप्यूटर क्या समझ जाता है कि जो मेरा ओनर है वो किस में काम कर रहा है, पाइथन के अंदर काम कर रहा है। एंड आप VS स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, आप VS स्टूडियो कोड में क्रोम पे जाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इंस्टॉलेशन। आप इधर लिखोगे VS स्टूडियो डाउनलोड। अब जैसे आप VS स्टूडियो डाउनलोड लिखोगे, आपको सबसे पहली लिंक होगी, उसमें आपको क्लिक करना है। आपको अकॉर्डिंग टू, अगर आप विंडोज़ में हो तो आपको विंडोज़ में इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपको इंस्टॉलिंग की एक वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगी। आपको ऐसे इंस्टॉल करना है, ऑल देन डन। फिर आपको VS स्टूडियो कोड इंस्टॉल होकर एक्सटेंशन डाउनलोड करके आपको पाइथन लिखना चालू करना है। अब अपन बात कर रहे थे ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1+2 करना है, तो ये क्या हुआ, मेरा प्लस ऑपरेटर हुआ। वैसे 1-2 करना है तो ये माइनस ऑपरेटर हुआ। वैसे ही अपना पूरा ऑपरेटर की जर्नी चलती है। अब ऑपरेटर और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला होता है मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें आता है प्लस होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एक अपना कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एक अपना मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। तो इतने सारे ऑपरेटर होते हैं। धीरे धीरे जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब अपन इस पे काम करने वाले हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑपरेटर्स के बाद अपन बात करने वाले हैं, अभी तक अपन ने टोकन्स कितने पढ़े, सबसे पहले कीवर्ड की बात करी, फिर अपन ने बात करी आइडेंटिफायर, जिससे अपन नामकरण करते थे। फिर मुझे किसी के भी बीच में प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशन कराना है तो उसके लिए मेरे पास क्या होता था, उसके पास मेरे पास ऑपरेटर होता था। फिर ऑपरेटर के बाद अपन बात करेंगे पंचुएटर्स। पंचुएटर्स क्या होता है, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आप ऐसे ब्रैकेट यूज़ करने वाले हो, ऐसे ब्रैकेट यूज़ करने वाले हो, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं, कॉमा यूज़ करने वाले हो, सेमीकोलन यूज़ करने वाले हो, तो इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं अपन पंचुएटर्स। इन सबको क्या बोलते हैं अपन पंचुएटर। अब तीसरा अपना जो लास्ट टोकन है वो है लिटरल। लिटरल मतलब कुछ भी चीज़ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। तो टोकन मतलब अभी तक आपने बेसिक जो पाइथन था वो कवर कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अपन बात करते हैं, अब बारी आती है वेरिएबल की। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेरिएबल। समझ में आ गया आपको, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी अगर आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर है। आप ऐसा मानो कि ये एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर, कंटेनर को अपन ने रखा हुआ है लोकेशन x पे। किस पे रखा हुआ है, लोकेशन x पे। मुझे बताओ वेरिएबल क्या है, एक तरीके का कंटेनर है जो कहाँ पर पड़ा है, एक किसी जगह पे पड़ा हुआ है। मुझे बताओ, बात समझ में, रियल लाइफ से समझते हैं। आपका घर है, मुझे बताओ आपका घर है, आप घर के अंदर रहते हो, आप कम से कम 5 या 6 लोग घर के अंदर रहते हो। आपका जब भी कुछ लेटर आता है या कुछ भी आपके पास पोस्टमैन आता है, कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है बाहर से, तो वो आपको आपके एड्रेस पे भेजी जाती है, नहीं भेजी जाती, ऑफ कोर्स भेजी जाती है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, अपन एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्यों बनाते हैं, चाहिए इसमें अपन वैल्यू को रख सके। कहाँ पर रख सके, उसकी लोकेशन पे रख सके। अब लोकेशन में बार बार इतना लोकेशन क्यों करी जा रही हो, क्योंकि लोकेशन
पाइथन के अंदर अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो वेरिएबल को सिर्फ एक सिंपल सा कंटेनर बताया गया है जो वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन पाइथन के अंदर वो वैल्यू को स्टोर भी कर रहा है और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको बताया गया है। वेरिएबल मतलब आप कुछ भी चीज़ बना रहे हो उसको वेरिएबल को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रख रहे हो। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया। ए क्या है? सबसे पहली बात तो ये आइडेंटिफायर है। जब भी मैं किसी का नामकरण करूंगी वो कैसे करूंगी? आइडेंटिफायर से करूंगी। तो वेरिएबल का आप नामकरण कैसे करोगे? आपके आइडेंटिफायर के रूल के अकॉर्डिंग करोगे। मैंने ए नाम का, चलो ABC नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर पड़ा हुआ है 10 नंबर, जिसके अंदर पड़ा हुआ है 10 नंबर। फिर मैंने CBA बनाया जिसके पास पड़ा हुआ है 10, जिसके अंदर भी क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है। अब देखो इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बनाया था अभी? ABC नाम का वेरिएबल बनाया था जिसके पास क्या पड़ा हुआ है? 10। फिर मैंने CBA नाम का बनाया था जिसके पास क्या लोकेशन पड़ी हुई है? 10 पड़ी हुई है। अब मुझे क्या कराना है? इनको मैं एक बार प्रिंट कराती हूँ। प्रिंट क्या होता है अभी अपन समझेंगे। प्रिंट में मैं ID लिख देती हूँ। अभी सिर्फ आपको लॉजिक पे ध्यान देना है, ABC, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आने दो इसका आंसर, मेरा नेट स्लो चल रहा है। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। इसका आंसर आपको दिख रहा है एक एड्रेस। इसका मतलब है ABC का एड्रेस क्या है? जो भी आप इधर देख रहे हो, ठीक है। अब मैं इधर करती हूँ CBA दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है? डिफरेंट एड्रेसेस पे पड़ी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल ABC के पास तो 10 पड़ा हुआ है, CBA के पास भी 10 पड़ा हुआ है, लेकिन इनकी लोकेशन डिफरेंट है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी पूरे कॉन्सेप्ट को अपन किसका नाम देते हैं? इसी पूरे कॉन्सेप्ट को अपन वेरिएबल का नाम देते हैं। चलो वेरिएबल समझ लिया, अभी के लिए धीरे धीरे और वेरिएबल का ढंग से समझेंगे। वेरिएबल अपन ने समझ लिया। अब बात करते हैं ये प्रिंट फंक्शन क्या है। प्रिंट क्या है? जब भी आपको किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले कराना होता है, अगर अपन ने नोटिस करा इधर टर्मिनल पे मुझे किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है तो मैं किसका यूज़ करूँगी? प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगी। प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? टू गिव यू द आउटपुट। किस लिए यूज़ होता है? टू गिव यू द आउटपुट। मेरे को जब भी आउटपुट का बात करनी है तो मैं आउटपुट मुझे देखना है तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी? मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मुझे क्या प्रिंट कराना है? अगर मैं प्रिंट को हटा दूँ, तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। यू आर सीइंग नथिंग, अपन को कुछ भी आउटपुट नहीं मिला हुआ है। तो प्रिंट, जैसे ही मैं इधर प्रिंट लगा रही हूँ, प्रिंट का क्या मतलब है कि मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए आउटपुट। अब देखो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा 10, मुझे इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंट फंक्शन अपन इसलिए यूज़ करते हैं जब भी मुझे किसी चीज़ का आउटपुट का पता लगाना है तो मैं प्रिंट फंक्शन करती हूँ। अब मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक फॉर्म बना रही हूँ, मुझे लोगों से इनपुट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। तो मैं कौन से फंक्शन का यूज़ करूँगी? इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगी। अगर मुझे लोगों से इनपुट चाहिए तो मैं कौन से फंक्शन का यूज़ करूँगी? मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगी। कौन से फंक्शन का? इनपुट का। अब चलो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल का नामकरण मैं कैसे करूँगी? वेरिएबल का मैं नामकरण करूँगी माई नेम अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? आइडेंटिफाई के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ ले लिया इनपुट, आपको इनपुट लिखना पड़ेगा। इधर आप बोलोगे यूजर से एंटर योर नेम। अब जैसे आपने एंटर योर नेम लिखा, आप इसको रन करोगे तो ये आपसे टर्मिनल पूछेगा एंटर योर नेम। अब इधर मैं करती हूँ प्रांशी, ठीक है, इधर मैं लिखती हूँ प्रांशी। तो इसका क्या मतलब है कि क्या मेरे को अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं कौन से फंक्शन का यूज़ करूँगी? मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगी। अब मैं इधर करा दूँगी प्रिंट माई नेम। अब देखो आपको अब पता चलेगा कैसे कि ये दोनों इनपुट आउटपुट फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले मुझसे पूछा गया एंटर योर नेम, तो मैंने इधर लिख दिया प्रांशी, प्रांशु नहीं प्रांशी, ठीक है। फिर यहाँ पर आउटपुट में क्या आ गया? प्रिंट क्या हो गया? प्रांशी प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने क्या प्रिंट कराया है? आउटपुट प्रिंट कराया है। मुझे बताओ समझ में आया? अब एक और चीज़ ध्यान वाली ये है, अगर मैं इधर डालूंगी एज, एंड माई नेम, इधर लिख दो माई एज, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। 2 मिनट, यस, मैं इधर लिखती हूँ माई एज। अब जैसे आप इसको एंटर करोगे तो इधर आ रहा है आपका एंटर योर एज। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 years old हूँ, ठीक है, तो इधर आ गया 5। तो देखो अब मैं इस पर एक वर्ड यूज़ करूँगी टाइप। आप इसको सिर्फ समझने के लिए यूज़ करना,
इधर आ रहा है टाइप। अब जैसे ही मैंने टाइप लिखा तो आपको दिखेगा एंटर योर एज, मैंने इधर डाले 5 years old, तो इसका टाइप आ रहा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है वो आप अभी पढ़ने वाले हो कुछ ही देर में। तो फॉर एग्जांपल इनपुट फंक्शन में या तो आप कुछ भी एज डालोगे या आप अपनी परसेंट डालोगे या अपना नेम डालोगे, वो किस फॉर्म के अंदर आएगा, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। अब डेटा टाइप क्या होता है वो कुछ देर के बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन एज किसके अंदर आनी चाहिए, इंटीजर के अंदर आनी चाहिए। तो इधर मैं क्या लगाती हूँ, इधर मैं लगाती हूँ इंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो थोड़ी देर वेट करो, थोड़ा सा आपको बस 5 मिनट के अंदर ही पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो इसको अपन आएंगे थोड़ी देर के बाद, इसको एज अ इट इज छोड़ दो, समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो पाइथन के पास जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उन्होंने अपन को कुछ डेटा टाइप दिए। डेटा क्या मतलब होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पाइथन के अंदर स्टोर करानी है तो वो इन द फॉर्म ऑफ आप डेटा टाइप में स्टोर कराओगे। सबसे पहला होता है नंबर टाइप ऑफ डेटा। मुझे बताओ नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ये भी एक नंबर है, -1 2 3 4 ये भी एक नंबर है। आपकी परसेंट किस में आती है, डेसिमल में आती है, 93.4 और 56.4 ये क्या है, ये भी एक नंबर है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, पढ़ा है नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो नंबर कितने तरीके के होते हैं, सबसे पहले होता है इंटीजर टाइप ऑफ नंबर, फिर होते हैं फ्लोट, डेसिमल को पाइथन के अंदर क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, एंड तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अपन को बेसिकली ये दो नंबर काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं। इंटीजर मतलब -1 1 2 3 4 0 ये सब क्या है इंटीजर नंबर। फ्लोट किस में भी डेसिमल आ गया, -3.0 4.0 4.3 ये सारे कौन से नंबर हो गए, फ्लोट हो गए। तो सबसे पहले डेटा टाइप अपना क्या है, नंबर टाइप ऑफ डेटा है। तो मुझे बताओ आपकी एज किस में आएगी, इंटीजर फॉर्म में आएगी, लेकिन अगर मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करूंगी तो वो कैसी आ रही है, यहाँ पर आपको डेटा टाइप क्या देखने का मिल रहा है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होती है उसको समझते हैं। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को बोलते हैं अपन सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा। सीक्वेंस मतलब मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है प्रांशी, मुझे बताओ P के बाद क्या आ रहा है, R के बाद क्या आ रहा है, A के बाद क्या आ रहा है, N के बाद क्या आ रहा है, S H के, ये एक सीक्वेंस फॉर्म के अंदर चीज़ें चल रही है। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग। जब भी अपन किसी का नाम लिखते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर लिखते हैं, ये क्या करेक्टर है, करेक्टर 1 करेक्टर 2 करेक्टर 3 4 5 6 7 8 करेक्टर को जब मैं जोड़ूंगी कॉम्बिनेशन बनाऊंगी या कभी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाऊंगी उसको मैं क्या बोलती हूँ, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग अपन कैसे लिखते हैं, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को लिखा जाता है डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर। अगर मुझे 10 को स्ट्रिंग बनाना है तो मैं किस में लिखूंगी, डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर। अब 10 इंटीजर नहीं रहा, अब 10 क्या हो गया, अपना स्ट्रिंग हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा टाइप ऑफ डेटा होता है लिस्ट। आप इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी डालोगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गया, लिस्ट हो गया। अब एक होता है टपल का क्या होता है, आप बस कर्ली ब्रेसेस रखो, इधर लिख दो 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गया, टपल हो गया। ठीक है, मुझे बताओ अभी तक जितना समझना था समझ में आया। अभी ये कैसे दे रहा है, स्ट्रिंग, मतलब मैंने जब इंट नहीं लगाया, अगर मैं इंट को हटा रही हूँ, अब मुझे बताओ, मैंने वापस इसको रन करते हैं, मैंने इंट हटाया, अब यहाँ पर आ रहा है एंटर योर एज, नीचे देखना इधर मैं लिखती हूँ 5 तो आ रहा है स्ट्रिंग, लेकिन मैं इधर लगा दूंगी इंट, मैं इधर क्या लगा दूंगी, इंट लगा दूंगी, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 5। अब यहाँ पर आंसर कैसा आ गया, इंट टाइप का, कैसा आ गया, इंट टाइप का। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, जब आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्जन करते हो उसी को क्या बोलते हैं अपन, टाइप। ये क्या है, मेरा वेरिएबल है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इंट क्या है, मेरा डेटा टाइप है। ये क्या है, मेरा पंचुएटर है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था टोकन्स क्या होता है, जिससे आपका कोड लिखने वाला है। इस इतने से कोड में अपन ने इतने सारे टोकन्स यूज़ कर रखे हैं, तो बेसिकली टोकन्स का मीनिंग यही होता है। एंड चलो बात करते हैं रियल कोडिंग पे। अब अपना थोड़ा सा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आ गया, अब अपन प्रोग्रामिंग में लॉजिक की बात करने वाले हैं। तो चलो पाइथन कंट्रोल फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट होते हैं, मेरे को कोई ना कोई लॉजिक लिखना है, मेरे को मेरे कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसी इंस्ट्रक्शन को मैं किस फॉर्म में दूंगी, मैं उनको एक स्टेटमेंट दूंगी, मैं एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की हेल्प लूँगी, मतलब मेरे को मेरे लॉजिक को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ का क्या मतलब होता है, किसी को पता है इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो मतलब नहीं है। इफ़ का मतलब होता है इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द इफ़ स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ का मतलब ये होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं छोले भटूरे खाऊं या पराठा खाऊं आलू का, तो ये कंडीशन हो गई इफ़। मतलब मेरे पास एक कंडीशन है, फिर मेरे को पता चलेगा कि यार मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है तो मैं दोनों ही नहीं खाऊंगी, या तो मुझे थोड़ी सी कम भूख है तो फिर मैं आलू के पराठे पर जाऊँगी, मैं उस पर नहीं जाऊँगी। तो मतलब एक आपको एक रिजल्ट चाहिए, आप एक डिसीजन बना रहे हो ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन, आपको एक कंडीशन दे रखी है। फॉर एग्जांपल वोटर आईडी की बात करते हैं, ये रूल है कि 18 से पहले बाद वाला बच्चा ही जो 18 साल का हो चुका है उसके बाद ही वो वोट करेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, इसमें आपको डिसीजन कैसे लेना है, आपको पहले चेक करना है कि वो बच्चा 18 से ऊपर है तो ही वो वोट करेगा वरना नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, इन सब चीज़ों के लिए मैं इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ करती हूँ। आप इसको कैसे लिखते हो, सबसे पहले आप लिखते हो इफ़, 2 मिनट, आप सबसे पहले लिखते हो इफ़, फिर आप इधर देते हो कंडीशन, आपको कंडीशन देनी होती है, कंडीशन क्या है, एंड फिर आप इधर क्या करते हो, आपकी बॉडी को प्रिंट करते हो, बॉडी को क्या करते हो, प्रिंट करते हो। अब एक और एग्जांपल से देखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ 18 इज़ ग्रेटर देन 0, इसका सिंटैक्स ये होता है, आपको इफ़ लिखना है, आपको कंडीशन लिखनी है, ये क्या है, ये मेरी कंडीशन है, ये क्या है, कॉलन है, फिर जैसे ही आप ये लिखोगे वैसे ही मुझे क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, 18 इज़ लार्जर नंबर, 18 इज़ लार्जर नंबर। अब देखते हैं क्या आता है इफ़, तो अब मेरे को क्या आ जाएगा, 18 इज़ अ लार्जर नंबर, तो प्रिंट हो गया 18 इज़ अ लार्जर नंबर। अगर मैं इधर लिखूंगी 0 की जगह मैं 19 लिखूंगी तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। तो इफ़ कैसे वर्क करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही वो प्रिंट रन कराएगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं कराएगा। जब मैंने इधर 0 दिया था तब मेरा प्रिंटिंग फंक्शन काम कर रहा था, प्रिंट हो रहा था कि 18 इज़ अ लार्जर, लेकिन 18 19 से बड़ा तो नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन होगी मेरी फॉल्स, तो ये कुछ भी आंसर नहीं दे रहा है। मुझे बताइए कुछ भी आउटपुट देगा, ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इफ़ का क्या मतलब है, मुझे कंडीशन या डिसीजन बनाना है, मुझे कंडीशन चेक करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगी। अब फॉर एग्जाम्पल यार ये तो अच्छी बात नहीं हुई कि चलो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये तो ख़राब बात हो गई कि या तो आउटपुट ही नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप कुछ भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी गेम बना रहे हो, अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो फिर तो यूज़र पागल हो जाएगा कि ये क्या एप्लीकेशन है, तो कुछ भी ढंग की एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं अपन एल्स क्या करता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप कर दो प्रिंट नो 18 इज़ नॉट लार्जर नंबर। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आया कि ये तो कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स का क्या मतलब है, अगर ये वाली कंडीशन इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी एल्स के अंदर जो भी आपने प्रिंट लिखा है, कुछ भी स्टेटमेंट लिखा है, वो एग्जीक्यूट या रन हो जाएगा। तो इधर क्या आ गया, नो 18 इज़ अ नॉट अ लार्जर नंबर। अब वापस से अगर मैं इधर 0 कर दूंगी तो मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, येस 18 इज़ अ लार्जर नंबर। मुझे बताओ इफ़ एल्स समझ में आया, इफ़ एल्स समझ में आया तो इफ़ एल्स अपन को समझ में आ चुका है। ठीक है, इफ़ एल्स आपको समझ में आ चुका है। अब एक और होता है एलिफ। अब ये आपको दिख रहा है एलिफ क्या होता है, मेरे को इफ़ पता है, मेरे को एलिफ पता है, लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशंस होती है, काफ़ी मल्टीपल कंडीशन, अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस पे काम करना है तो आप क्या करोगे, इफ़ एलिफ एंड एल्स। फॉर एग्जाम्पल आप इफ़ कंडीशन चेक करोगे, इसको एक बार फॉर्म ऑफ ये तो नेस्टेड आ गया, इसको एक बार फॉर्म ऑफ इससे समझते हैं, एक और बार इसका एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 18 इज़ ग्रेटर देन 0, लेकिन क्या पता यहाँ पर एक अननेसेसरी नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एलिफ लगाती हूँ, एलिफ में मैं क्या दूंगी, एलिफ में मैं इधर दूंगी 2 मिनट, एलिफ में मैं इधर दूंगी 2 मिनट, एलिफ में मुझे इधर लगानी पड़ेगी कंडीशन, जैसे 18 0 से बड़ा है, क्या 18
मुझे 2 मिनट दो। इधर 18 6 से बड़ा है, क्या 18 5 से भी बड़ा है या नहीं बड़ा है? तो मेरे को जब ऐसी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है तो इधर आ जाएगा येस। तो जब मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो मैं किसका हेल्प लूँगी? इफ़ एलिफ एल्स का। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। अगर 6 से बड़ा है तो इसका आंसर आ जाएगा कि हाँ 18 इज़ अ लार्जर नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, फॉर एग्जांपल इधर मैं 19 लिखती हूँ तो इधर क्या आ जाएगा? इधर ये फिर एलिफ कंडीशन पे रन करेगा कि हाँ ये तो फॉल्स हो गया, फिर एलिफ पे गया, फिर एलिफ पे दे रखा है क्या 18 5 से बड़ा है, तो आंसर है येस। तो इधर मेरा क्या है? येस एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं इसको भी फॉल्स करूँ, इधर भी 19 लिखूँ, तो मुझे बताओ अभी कहाँ जाएगा मेरा पाइथन सोचेगा कि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये भी कंडीशन फॉल्स है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स अपना लास्ट है, इस पर कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती है। मतलब अगर ऊपर की सारी कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो एल्स रन कर जाता है। एल्स में क्या लिखा है? नो 18 इज अ नॉट अ लार्जर नंबर। तो इधर क्या आ गया? नो 18 इज अ नॉट अ लार्जर नंबर। तो इफ एलिफ एल्स ऐसे वर्क करता है। मुझे बताओ समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ। कंडीशन के अंदर कंडीशन देने को ही क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर नंबर है 5। अब मेरे को कंडीशन चेक करनी है क्या 5 0 या 0 से बड़ा है। मुझे बताओ क्या 5 0 से या 0 से बड़ा है, तो इसका आंसर है ट्रू। तो ये अंदर वाले ब्लॉक पे चला गया। अब मुझे इसकी एक और कंडीशन चेक करनी है, क्या वो 0 के बराबर है। 0 के बराबर है, ये होगी कंडीशन फॉल्स। जो मेरा जो इफ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, वो मेरा क्या कर जाएगा? रन कर जाएगा। अगर इसकी जगह मैं डाल दूँ -1 तो मेरा एल्स कोड रन कर जाएगा। ढंग से समझते हैं इफ़ क्या होता है, नेस्टेड इफ़ क्या होता है? कंडीशन के अंदर कंडीशन देने को ही क्या बोलते हैं? नेस्टेड। फॉर एग्जांपल मैं इधर बना लेती हूँ नंबर इक्वल्स टू 5 लिख देते हैं, ठीक है। नंबर इक्वल्स टू 5। अब मैं लिखती हूँ इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0, फिर मेरे को कर दो प्रिंट। फिर इसके अंदर एक और कंडीशन देती हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट भी लगा सकती थी, मैं इसको एक और कंडीशन देना चाहती हूँ। इफ नंबर इक्वल्स टू 0, फिर क्या कर दो? प्रिंट येस इट्स नेस्टेड इफ वर्किंग, ठीक है। नेस्टेड इफ वर्किंग। अब मैं इधर दे देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, तो इधर एल्स आ जाएगा। एल्स के अंदर मैं देती हूँ प्रिंट, 2 मिनट, इधर मैं लिखती हूँ प्रिंट में इधर मैं लिखती हूँ येस नेस्टेड स्टिल वर्किंग बट इन एल्स सेक्शन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आई वॉज राइटिंग वेरी रैंडमली, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एल्स लिख देती हूँ। ये इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन है, लेकिन अगर नंबर 5 से नहीं हुआ तो फिर एक और कंडीशन देते हैं जिसको मैं एल्स बोलती हूँ, जिसमें मैं प्रिंट करा देती हूँ, 2 मिनट, जिसमें मैं प्रिंट करा देती हूँ हेलो इट्स आउटर इफ। ये क्या है? ये है मेरी आउटर इफ, ठीक है। ये इनर है, ये आउटर है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। इसका आएगा येस नेस्टेड इफ, इसको बोलते हैं इनर इफ, ठीक है। इनर एल्स, इधर मैं लिख देती हूँ उसको इनर एल्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। मुझे बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर नंबर है 5, इफ़ मैंने कंडीशन दी, क्या नंबर, इसका क्या मतलब है, क्या नंबर 0 या 0 से बड़ा है? तो मेरे हिसाब से हाँ बड़ा है। फिर मैंने इसके अंदर एक और कंडीशन दे दी जो बोल रही है क्या नंबर इक्वल्स टू 0 है, तो मेरे हिसाब से इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, तो इधर कौन सी कंडीशन रन कर जाएगी? इधर फॉल्स। मतलब ये तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर जब भी अपना इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो कौन सा रन करता है? एल्स करता है। तो इसका आंसर आना चाहिए इनर एल्स। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इनर एल्स। मतलब मेरा इफ के अंदर भी एक और कंडीशन है 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो मेरा इनर एल्स वर्क कर गया। अगर मैं इसको दूंगी 0, अब मैं इसको दूंगी 0, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। गैस करो, पॉज द वीडियो एंड गैस इट।
इधर आ जाएगा इनर इफ। इनर इफ कैसे आया, नंबर क्या है, 0 है, ये कंडीशन चेक हुई, क्या जो भी मेरा नंबर है वो 0 से बड़ा है या 0 है, 0 है, तो फिर एक और कंडीशन चेक हुई, क्या नंबर इक्वल्स टू 0 है, हाँ 0 है, तो मेरा प्रिंटिंग वर्क कर गई। अब एक और कंडीशन चेक करते हैं, मैं इधर लगा देती हूँ -1। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, गैस करो। हेलो इट्स आउटर इफ, हेलो इट्स आउटर इफ, है ना। इसका मतलब है सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, क्या नंबर 0 है, 0 से बड़ा है, -1 छोटा होता है, तो मेरी एज वाली कंडीशन रन कर गई। मतलब इफ़ के अंदर जब भी अपन इफ़ लगाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं नेस्ट। करते हैं लूप्स की। लूप्स क्या होता है, अगर अपन लूप्स की बात करें तो लूप्स का मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ को बार बार रन कराना जब तक एक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा आइसक्रीम का ठेला है, मुझे आइसक्रीम जब तक बेचनी है जब तक मेरे पास आइसक्रीम पड़ी हुई है, जैसे ही मेरे पास आइसक्रीम ख़त्म हो जाएगी मुझे मेरा ठेला बंद कर देना है। वैसा ही एग्जाम्पल लूप का है। लूप कितने तरीके के होते हैं, सबसे पहले अपन फॉर लूप पढ़ते हैं, फिर अपन वाइल लूप पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर लूप पढ़ते हैं। फॉर लूप क्या होता है, आपने एक आइटम दिया, आपने एक कंडीशन रखी, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक ही ना एक बार, जब तक कंडीशन फॉल्स या ट्रू नहीं होता जब तक ये चलता रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक और बार ढंग से समझते हैं लूप कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब लूप कैसे वर्क कर रहा है, मैंने यहाँ पर लैंग्वेजेस क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट मुझे पता है जब भी आपको ऐसे में मटेरियल मिले तो उसका मतलब है कि ये क्या है, लिस्ट है। अब आपने लिस्ट दी, स्विफ्ट, पाइथन एंड गो। अब लिस्ट है अपने पास, अब मेरे को लिस्ट में क्या करना है, एक्सेस करना है एलिमेंट को 1 बाय 1। बेसिकली लूप किस लिए यूज होता है, टू एक्सेस एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, लूप। मेरा ठेला है, मैं एक एक करके लोगों को आइसक्रीम बांटूंगी तो वो लूप है। अब मैंने क्या चला, इसका सिंटेक्स ये होता है, आप सबसे पहले लिखते हो फॉर लैंग्वेज फॉर आई। आई आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप आई लिखो। आई मतलब बेसिकली होता है कि ये क्या चलता है, इसको बोलते हैं अपन इंडेक्सिंग। मुझे बताओ, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि स्विफ्ट किस पे पड़ा है, 0 पे पड़ा है, पाइथन किस पे पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है, गो किस पे पड़ा हुआ है, 2 पे पड़ा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली पाइथन के अंदर वर्ड होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब है जब भी आप सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप की बात करोगे, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप अपन ने पढ़ा था, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी नहीं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या, सब में क्या होता है, एक तरीके का इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग का मतलब है कि स्विफ्ट किस पे पड़ा है, 0 पे पड़ा हुआ है, जब भी मैं 0 लिखूंगी तो स्विफ्ट आ जाएगा, जैसे ही 1 लिखूंगी तो पाइथन आ जाएगा, गो लिखूंगी तो जैसे ही मैं 2 लिखूंगी तो गो आ जाएगा। तो ये आई क्या कर रहा है, मेरा लूप एक एक करके इटरेट कर रहा है, एक एक करके जा रहा है। तो आई का मतलब है कि फॉर लूप के पास एक आई है जो एक एक जाके लोगों के पास जाएगा। आई किसके पास जाने वाला है, मेरी लैंग्वेजेस के पास जाने वाला है। आई किसके पास गया, लैंग्वेज के पास गया, एक एक करके लैंग्वेज के पास गया, पहले वो स्विफ्ट के पास गया, फिर वापस से फॉर लूप का आई पाइथन के पास गया, फिर वापस से गो के पास गया। आई आप कैसा भी रख सकते हो, आप इसको ABC भी लिख सकते हो, आप इसको J भी लिख सकते हो, आप कैसा भी आई को बना सकते हो। इनका क्या मतलब है, फॉर आई इन लैंग्वेजेस, मतलब आपको आई इन मतलब आपको किसके पास जाना है, लैंग्वेजेस के पास जाना है। प्रिंट आई, मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक और बार समझो, इसको मैं डिलीट करती हूँ। अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ li विच इज़ इक्वल्स टू, एक और लिस्ट ही बना लेते हैं जिसमें मैं देती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं लूप चलाती हूँ फॉर, चलो J लिख देते हैं, J इन li, फॉर J इन li प्रिंट क्या करना है मुझे, J प्रिंट क्या करना है मुझे, J। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा J है ये सबसे पहले 1 के पास गया, इसने क्या प्रिंट करा दिया, 1 प्रिंट करा दिया, क्योंकि J के पास क्या है, यहाँ पे प्रिंटिंग कैसे होगी, ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक मेरी लिस्ट का एंड क्या है 6। तो मेरा लिस्ट जब तक मेरी li के पास 6 तक नहीं हो जाता, 6 के पास कुछ भी नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखो फॉर J इन li प्रिंट J, सबसे पहले J किसके पास गया, 1 के पास, इसने 1 प्रिंट करा दिया, फिर 2 के पास, ये कब तक जाएगा, 6 के पास। तो ये हो गया अपना फॉर लूप, ऐसे वर्क करता है।
ठीक है। अब बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स में क्या होता है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है, फॉर लिखते हो, फिर आप एक टर्मिनेट लेते हो। फॉर वैल्यू भी आप इधर वैल्यू भी ले सकते हो, उसने वैल्यू लिया हुआ है, आप आई ले सकते हो, जे ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। फिर इन सीक्वेंस, इनका मतलब होता है, इसको अपन बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि सीक्वेंस के अंदर कुछ चीज़ पड़ी भी हुई है या नहीं पड़ी हुई, मतलब ये एक तरीके का सिंटेक्स है, ये ऐसे ही वर्क करता है। ये बेसिकली लूप्स इसलिए यूज होता है। लूप्स मतलब इटरेशन, लूप्स मतलब इटरेशन। लूप्स का काम ही क्या होता है, ये एक एक करके चीज़ों पे वर्क करता है। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। अब बात करते हैं व्हाइल लूप। एक और लूप की बारी आ गई, व्हाइल लूप। इन पाइथन वी यूज व्हाइल लूप टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मीट। अब एक कंडीशन को बार बार रन कराना जब तक एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, उसी को अपन बोलते हैं व्हाइल लूप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ पर व्हाइल नंबर, जब तक नंबर कैसे नहीं आ जाता, 3 या 3 से ज़्यादा नहीं आ जाता, जब तक आपको नंबर को प्रिंट कराना है। जब तक क्या कराना है, आपको नंबर को प्रिंट कराना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ढंग से समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर, यहाँ पर मैं नंबर ही लिख देती हूँ, नंबर इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया व्हाइल नंबर ग्रेटर इक्वल्स टू 6। ठीक है, सॉरी ये लगाना मत भूला करो। आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है नंबर को। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1। मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा 5 6। अब देखो ये कैसे वर्क हुआ। मैंने एक नंबर लिया जिसके पास पड़ा हुआ है 5, जिसके पास क्या पड़ा हुआ है 5। अब व्हाइल कंडीशन तब तक रन करती है जब तक एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो मेरा नंबर क्या है, मुझे बताओ मेरा नंबर क्या है, 5 है। इसको कब तक चलाना है, जब तक ये 6 नहीं हो जाता, 6 या 6 से छोटा। मतलब इसका क्या मतलब है, लेस और इक्वल्स टू मतलब है कि अगर यहाँ पर 2 होता, मुझे बताओ अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या रन होता, 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब है, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब यह है कि नंबर मुझे कब तक चलाना है, जब तक वो 6 या 6 से छोटा है, जब तक मुझे लूप को रन करना है। कब तक रन करना है, जब तक जो मेरा नंबर है वो 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। तो मुझे बताओ 2 तो 6 से छोटा है, तो ये कब तक रन करेगा, जब तक नंबर 6 या 6 से छोटा नहीं हो जाता। तो जब तक ये छोटा रहेगा, फॉर एग्जांपल 2 चलेगा, सबसे पहले कंडीशन किसके लिए चेक होगी, 2 के लिए। तो 2 तो छोटा है, प्रिंट क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने नंबर के अंदर क्या करा है, नंबर को एक बार बढ़ाया है। अब जैसे यहाँ पर नंबर एक बार बढ़ा तो वो 2 का क्या हो गया 3। तो यहाँ पर वापस से व्हाइल के पास क्या चला गया, 3 चला गया, क्योंकि अब नंबर की नई वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर नंबर की नई वैल्यू हो चुकी है 3। यहाँ पर नंबर की नई वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। ठीक है, तो 3 भी क्या है, 3 क्या है, छोटा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो वापस से क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। अब नंबर में 3 में 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझे बताओ व्हाइल के अंदर अब नंबर के पास वैल्यू क्या पड़ी है, अब नंबर के पास वैल्यू पड़ी है अपनी 4। मुझे बताओ नंबर के पास वैल्यू क्या पड़ी है, नंबर के पास वैल्यू पड़ी है 4। मुझे बताओ 4 पड़ी है, 4 क्या छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब 5 नंबर के पास क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, क्या वो छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो 5 हो जाएगा कंडीशन। फिर यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 6। ठीक है, अब 6 के पास गया, क्या 6 या 6 की इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू 7। अब जैसे ही वैल्यू 7 होगी वैसे ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और अपना लूप स्टॉप हो जाएगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आएगा 2 3 4 5 6। तो व्हाइल लूप कैसे वर्क कर, लैंग्वेज क्या होती है, वी कवर्ड टोकन्स क्या होते हैं, वी कवर्ड ऑपरेटर, अपन ने बेसिक ऑपरेटर भी पढ़ लिए हैं। वी कवर्ड इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का काम कैसा हो रहा है। वी हैव कवर्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है वो है पाइथन फंक्शंस का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाइथन फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन वो नहीं जो घर पे शादी वगैरह का होता है, वो वाला फंक्शन नहीं है ये। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। देखो एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक रेस्टोरेंट है, अब वो ज़्यादा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और आपने उस पर एक सॉफ्टवेयर बना के रखा है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बनेगा, लेकिन साउथ इंडिया में उत्पम
इडली, ये सब बनेगी। तो आपको मेन्यू में थोड़ा बहुत चेंज करना है, बाकी सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम रहेगा। तो मुझे बताओ आपके लिए कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अभी तक अपन ने जितना सीखा है कि एक ही चीज़ को बार बार लिखना, बस अपन को थोड़ा सा तो चेंज करना है। अपन को एक चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए अपन क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो एज अ एंटरप्रेन्योर या कैफ़े के मालिक या मालकिन होने के नाते आप क्या करने वाले हो, आप उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ मेन्यू चेंज करोगे, बाकी जो उसकी वर्किंग है, ऑर्डर लेने की, ऑर्डर पहुंचाने की, डिस्काउंट देने की, वो सब सेम रहने वाली है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मुझे a प्लस बी को प्लस कराना है, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे a प्लस बी को बार बार प्लस कराना है, तो मैं एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिखूँ, इसलिए मैं किसका यूज़ करती हूँ, फंक्शन का यूज़ करती हूँ। अब फंक्शन का थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं। फंक्शन पता चल गया मेरे को, एक ही लाइन ऑफ कोड को, मुझे एक ही लाइन ऑफ कोड को बार बार नहीं लिखना पड़े, वहाँ मैं उसका फंक्शन क्रिएट कर दूंगी। तो फंक्शन के लिए आपको डेफ कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। डेफ का काम ही ये होता है कि वो फंक्शन बनाता है। फिर आपको फंक्शन का नाम रखना है, कैसे रखना है, जो आइडेंटिफायर के अपन ने रूल पढ़े थे उस पर आपको फंक्शन का नाम लिखना है। फिर आपको ये कॉलन 2 बिंदु लगा देनी है, फिर आपको फंक्शंस लिख देना है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा फंक्शन का, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को, ठीक है। अब मैं फंक्शंस बनाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डेफ लिखती हूँ, डेफ में लिखती हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर मैं इसको खाली छोड़ देती हूँ स्टार्टिंग के लिए। फिर मैं इधर लिखती हूँ प्रिंट येस दिस इज़ फंक्शन, येस दिस इज़ फंक्शन। अब आपने सोचा यार ये तो फंक्शन बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, फंक्शन बन चुका है, लेकिन मैं इसको रन करूँगी तो मुझे कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब भी आप फंक्शन बनाते हो तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि फंक्शन को कॉल करना होता है। फंक्शन इतने सारे आपने ब्लॉक बना रखे होंगे आपके रेस्टोरेंट के, तो आपने इतने सारे फंक्शन कर रखे होंगे, लेकिन आपको किस फंक्शन से काम कराना है उसके लिए तो आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, उस ब्लॉक को आपको कॉल करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अपन फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, आप फंक्शन का नाम लिखोगे, उसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख दोगे, इधर क्या लिखोगे, बिल्कुल एज इट इज़ लिखोगे, तो ये फंक्शन कॉल हो चुका है। तब मेरे को आंसर मिल जाएगा येस दिस इज़ फंक्शन, येस दिस इज़ फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट एक और समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इतने 5 ब्लॉक है, लेकिन मुझे ए वाले ब्लॉक से काम है, तो मैं क्या करूँगी, ए वाले ब्लॉक को कॉल कर दूंगी। अब कॉलिंग कैसे कर रहे हैं अपन, सबसे पहले जो भी आपने फंक्शन का नाम लिखा है आप उस नाम को ही लिखोगे, उसको बोलते हैं अपन कॉलिंग ऑफ फंक्शन। मुझे बताओ फंक्शन समझ में आया। अब कैलकुलेट की जगह इधर मैं दे देती हूँ, 2 मिनट, इधर मैं दे देती हूँ फॉर एग्जांपल नंबर 1 नंबर 2, जिसको इसको अपन क्या बोलते हैं, जो भी आप इधर देख रहे हो num 1 एंड num 2, इसको बोलते हैं अपन पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरामीटर। और इस चीज़ को ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि अपन फंक्शन को एक डेफिनेशन दे रहे हैं। ये मेरा पैन है, तो पैन की डेफिनेशन क्या है, किस लिए यूज़ होता है, लिखने के लिए यूज़ होता है। तो फंक्शन में क्या हो रहा है, मेरे को नंबर 1 एंड नंबर 2 को क्या करवाना है, क्या कराना है, ऐड कराना है। तो मैं इधर लिखती हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू num 1 प्लस num 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करा देती हूँ, मैं इधर प्रिंट करा देती हूँ रिजल्ट। अब आपको देख के काफ़ी हैरानी होगी कि आपने यहाँ तो दे दिया नंबर 1 नंबर 2, लेकिन आप नंबर कहाँ से दोगे। फॉर एग्जांपल मुझे आप नंबर दोगे जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर 1 नंबर 2, ये क्या हो गया, ये मेरा पैरामीटर हो गया। मतलब आपने फंक्शन को 2 चीज़ें दे दी कि तुम्हारे पास नंबर 1 और नंबर 2 पड़ेगा, लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब आप उसमें उसकी वैल्यू दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 और 2 को क्या कराना है, प्लस कराना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो, 7, थाला फॉर रीजन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाया, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं पैरामीटर, इसको मैं बोलती हूँ पैरामीटर, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। इसको मैं बोलूँगी आर्ग्यूमेंट, इसको मैं क्या बोलूँगी, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगी, आर्ग्यूमेंट। तो इसका क्या मतलब होता है, जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगी उसको क्या बोलूँगी मैं, पैरामीटर, ये इसके क्या है, पैरामीटर है। लेकिन जब मैं इसको कॉल करूँगी, कॉल करने पे मैं कुछ भी दूंगी, उसको क्या बोलती हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट बोलती हूँ। मुझे बताओ समझ में आया, आपने फंक्शन बनाना सीख लिया, फंक्शन बनाना सीख लिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शन को कॉल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो भी आप इनपुट दोगे फंक्शन को कॉल करते टाइम, उसको मैं क्या बोलूँगी, आर्ग्यूमेंट बोलूँगी। लेकिन जब भी मैं फंक्शन बनाऊंगी, फंक्शन डेफिनेशन में मैं कुछ भी दूंगी, उसको मैं क्या बोलूँगी, पैरामीटर दूंगी। मुझे बताओ बात समझ में